गर्मी में आलू पराठा और सिलबट्टे की चटनी खाने वाला ससुराल। सुबह का समय है। रश्मि और शिल्पा दोनों किचन में हैं। रश्मि एक बड़े बर्तन में उबले हुए आलू निकाल रही है और शिल्पा सिलबट्टे के पास मसाले इकट्ठा कर रही है। हमारे ससुराल वाले ना जाने किस मिट्टी के बने हैं जो इस कड़कड़ाती गर्मी में भी रोज रोज आलू का पराठा ही मांगते हैं। हाँ दीदी, सुबह उठते ही इस गर्म चूल्हे के सामने खड़े होकर आलू का पराठा बनाने में तो बहुत दिक्कत होती है, और इसके साथ में इन पराठों के सिलबट्टे पर रगड़ रगड़ कर चटनी बनाकर तो और ज्यादा दिक्कत होती है। मिक्सी की चटनी तो इन्हें पसंद ही नहीं। चलो ठीक है, अब मैं पराठा बना देती हूँ और तुम तब तक सिलबट्टे पर चटनी पीस लो। दोनों मिलकर जल्दी काम निपटाएंगे तो इस गर्म रसोई से जल्दी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। रश्मि जल्दी जल्दी उबले हुए आलूओं के छिलके उतारने लगती है और गर्म आलू छीलते समय उसकी उंगलियां जलने लगती हैं। वो एक बड़े कटोरे में आलू को मैश करती है और उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया और गरम मसाला मिलाती है। दूसरी तरफ शिल्पा सिलबट्टे पर ताज़े लाल टमाटर, हरी मिर्च और पुदीने की पत्तियां रखकर भारी लोढ़े से उसे पीसना शुरू करती है। दीदी, हमारे ससुर जी और इन दोनों भाइयों को रोज अलग अलग चटनियाँ चाहिए होती हैं। कल लहसुन की चटनी थी, आज टमाटर और पुदीने की चटनी पीस रही हूँ। क्या करे शिल्पा, इनके पराठे की भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। रश्मि तवे पर घी डालती है और उसे पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह दबा दबा कर सेकती है। शिल्पा पिसी हुई चटनी को एक कांच की कटोरी में इकट्ठा करती है। दोनों बहुएं मिलकर डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म करारे पराठे और तीखी चटनी की प्लेट सजाती हैं। तभी ससुर महेश, सास माधवी, रमेश और सुरेश पराठे खाकर, भाई वाह, मजा आ गया। सुबह सुबह अगर नाश्ते में आलू के गर्मा गर्म पराठे ना मिले तो मेरा पूरा दिन अच्छा ही नहीं जाता, काम करने में मन ही नहीं लगता। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पिताजी। हमें तो बचपन से ही सुबह उठते ही आलू का पराठा खाने की बहुत पुरानी आदत है। और ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम इस दुनिया में आलू के पराठे छोड़ के नाश्ते में कुछ और खाएं? हाँ, जब तुम लोग छोटे थे तब मैं सुबह उठकर रसोई में अलग अलग तरह से मसाले मिलाकर आलू के पराठे बनाकर खिलाया करती थी। अब तो बहुएं आ गई हैं, तब से घर की पूरी जिम्मेदारी बहुएं बहुत अच्छे से संभाल रही है। माँ, भाभीियों के हाथ में भी बिल्कुल आपके जैसा ही स्वाद है। ये देखो, पराठा कितना करारा और फूला हुआ बना है। सभी लोग बहुत चाव से चार चार पराठे खाते हैं और बहुओं की तारीफ करते हैं। नाश्ता खत्म करके महेश, रमेश और सुरेश अपने अपने कपड़े ठीक करते हैं और अपनी नौकरियों के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रश्मि और शिल्पा टेबल से सारे झूठे बर्तन समेटकर वापस किचन में आकर बर्तन धोते हुए, शिल्पा, मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि पता नहीं इन लोगों को कैसे रोज रोज सुबह शाम आलू के पराठे इतने अच्छे लगते हैं। मैं तो इस तपते हुए मौसम में रोज वही आलू का पराठा देख देख कर और बना बनाकर पूरी तरह से परेशान हो गई हूँ। दीदी, मेरा मन करता है कि सुबह कभी पोहा या उपमा बन जाए जो जल्दी भी बनता हो और पेट के लिए भी हल्का होता है, लेकिन ये लोग हमारे मन का कुछ भी नहीं बनाने देते हैं, और अगर कुछ और बनाओ तो मुँह बना लेते हैं। दोनों बहुएं जैसे तैसे बर्तन साफ करती हैं, फिर बचे हुए पराठे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा लेती हैं। इसके बाद दोनों एक बड़े टब में कपड़े धोती हैं और उन्हें सुखाने के लिए घर की छत पर जाती हैं। तभी पड़ोस की छत पर खड़ी गीतिका उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए, अरे रश्मि बहन, शिल्पा बहन, राम राम। अरे तुम्हारे यहाँ से तो रोज सुबह सुबह देसी घी के आलू के पराठों की लाजवाब खुशबू आती है। गीतिका बहन, खुशबू तो आएगी क्योंकि हमारे यहाँ तो रोज आलू के पराठे ही बनते हैं, वो भी सुबह और शाम दोनों टाइम। अच्छा, दोनों समय बस आलू का पराठा ही बनता है? सचमुच तुम लोगों की हिम्मत है जो इस भयंकर गर्मी में भी इतना भारी काम कर लेती हो। हाँ गीतिका बहन, वैसे जब रात के पराठे बनेंगे तो आप भी खा के देख लेना और कैसा बनाते हैं, मैं खुद लेकर आऊंगी आपके घर। अरे वाह शिल्पा बहन, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं रात को तुम्हारा इंतजार करूंगी। गीतिका अपनी छत से नीचे चली जाती है और रश्मि और शिल्पा भी कपड़े फैलाकर वापस नीचे अपने कमरे में आ जाती है। दोपहर ढल जाती है और शाम का समय हो जाता है। तभी माधवी अपनी दोनों बहुओं से, रश्मि, शिल्पा, घर की सारी सब्जियां और आलू तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं और तुम दोनों जाओ और बाजार से जल्दी से ले आओ। जी माँ जी। रश्मि और शिल्पा बाजार जाती हैं और ठेले वाले से आलू खरीदती हैं। और फिर शिल्पा, हाँ दीदी, अब चलो पास वाली दुकान से थोड़ा लहसुन खरीद लेते हैं और इस बार रात के पराठे के साथ लहसुन की तीखी चटनी बनाने का भी प्लान करते हैं। दोनों बहुएं बातें करती हुई सब्जी लेकर वापस घर की तरफ आ रही होती हैं। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार बाइक गुजरती है। रश्मि की नजर उस बाइक पर पड़ती है और वो हैरान होकर शिल्पा से, अरे शिल्पा, जरा उधर सड़क पर वो सामने बाइक से हमारा छोटा देवर मोहित जा रहा है ना? देखो तो जरा, देवर जी तो आजकल बड़े मजे में ही है। मुझे लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। अरे हाँ दीदी, ये तो सचमुच मोहित ही है। देखो कैसे मुस्कुराकर बातें करते हुए बाइक चला रहा है। ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक था जो हमने इन्हें इस तरह रंगे हाथों बाजार में देख लिया। दोनों बहुएं मुस्कुराते हुए तेजी से कदम बढ़ाती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर वो रसोई में सामान रखते हैं और रात के भोजन की तैयारी में जुट जाती हैं। रश्मि आलू उबालकर पराठे सेकने लगती है तो वहीं शिल्पा चटनी बनाती है। खाना बनने के बाद शिल्पा रश्मि से, दीदी, हमारे ससुर जी और ये तीनों भाई अभी तक काम से वापस नहीं आए हैं। तब तक हम पड़ोसन गीतिका बहन को पराठे दे आते हैं, वो इंतजार कर रही होगी। हाँ शिल्पा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पराठे एकदम गर्मा गर्म और करारे हैं, अभी दे आएंगे तो उन्हें खाने में भी मजा आ जाएगा।
दोनों बहुएं पराठे का डिब्बा लेकर पड़ोस में गीतिका के घर पहुंचती हैं। गीतिका उन्हें देखकर, आओ आओ रश्मि बहन, शिल्पा बहन, मैं तो सचमुच तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ गीतिका बहन, आपके लिए एकदम गर्मा गर्म पराठे सेक कर लाए हैं, इस तीखी चटनी के साथ। गीतिका तुरंत एक निवाला तोड़ती है, उसे चटनी में डुबोती है और मुंह में रखती है। पराठा खाते ही वो खुश होते हुए, सचमुच रश्मि बहन, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट आलू का पराठा कभी नहीं खाया। रुको, आज मैंने घर में बहुत अच्छी सूखी सब्जी बनाई है और साथ में रोटी और चावल भी बनाए हैं। मैं तुमको ये सब्जी और चावल इस टिफिन में भर के दे देती हूँ, तुम घर खा लेना। गीतिका उन्हें टिफिन भर कर दे देती है। रश्मि और शिल्पा वो टिफिन लेकर वापस अपने घर आती हैं। तभी महेश, रमेश और सुरेश भी काम से लौट आते हैं और हाथ पैर धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रश्मि गरम पराठे लाती है और साथ में गीतिका का दिया हुआ सब्जी चावल का टिफिन भी टेबल पर खोलकर रख देती है, जिसे देखकर महेश, अरे बहू, ये टेबल पर आलू के पराठों के साथ क्या रखा है तुमने? ये सब्जी और चावल आज हमारे घर में कहाँ से आ गए? ससुर जी, आज पड़ोस वाली गीतिका बहन के यहाँ से ये ताजी सूखी सब्जी और चावल आए हैं। उन्होंने बहुत प्यार से दिया है, तो मैंने सोचा कि पराठे के साथ आप लोग इसे थोड़ा चखकर देखिए। नहीं बहू, हमें ये सब्जी और चावल बिल्कुल नहीं चाहिए, इसे तुरंत सामने से हटाओ। हमको तो बस सुबह हो या शाम अपने आलू के करारे पराठे में ही असली मजा आता है भाई। हाँ भाभी, हमारा तो पेट ही नहीं भरेगा अगर हम रात को चावल खाएंगे, आप ये पराठे ही परोसिए। सभी लोग बड़े चाव से ढेर सारे आलू के पराठे और चटनी खाते हैं और तृप्त होकर उठ जाते हैं। उनके जाने के बाद रश्मि और शिल्पा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, दीदी चलो, अच्छा ही हुआ जो इन लोगों ने इस सब्जी और चावल को मना कर दिया। हमको तो वैसे भी ये सब्जी और चावल बहुत पसंद है, आज पराठे से पीछा छूटा। चलो हम दोनों आराम से भरपेट खा ही लेते हैं। दोनों बहुएं खुशी खुशी टिफिन की सब्जी और चावल खाकर बर्तन साफ करती हैं। रात के 10 बज चुके हैं और घर के भीतर उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए सभी लोग हवा के लिए घर की खुली छत पर चले जाते हैं। सब टहल रहे हैं। तभी मोहित की जेब में रखा फोन जोर जोर से बजने लगता है। मोहित हड़बड़ाकर फोन निकालता है और स्क्रीन देखकर तुरंत कट कर देता है। पास ही टहल रही रश्मि ये देखकर, अरे देवर जी, फोन काट क्यों दिया? फोन उठा लीजिए ना, हमको बहुत अच्छे से पता है कि इतनी रात को किसका फोन आ रहा है। अरे भाभी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? किसी दोस्त का फोन होगा, मैं बाद में बात कर लूंगा। हाँ हाँ देवर जी, ज्यादा सीधे मत बनिए। आज शाम को बाजार में हमने आपको देख लिया था, बाइक पर पीछे कौन बैठा था, जरा हमें भी तो बताइए। माधवी उनकी बातें सुन लेती है और, रश्मि, शिल्पा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? अरे माँ, भाभीियों की बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग तो बस ऐसे ही मेरी टांग खींच रही हैं। वैसे माँ जी, अब देवर जी की शादी करने का सही समय आ गया है और मैंने इनके लिए बहुत अच्छी लड़की भी देखी है। तुम शर्मा रहे हो ना? इसमें शर्माना क्या, जो भी बात है साफ साफ बता दो बाजी को, वो तो तुम्हारी खुशी में ही खुश होंगी। हाँ मोहित, अगर कोई लड़की पसंद है तो साफ साफ बता दे, इसमें अपनी माँ से क्या छुपाना। हाँ माँ, दरअसल बात यह है कि मैंने अपने लिए एक लड़की देखी है, उसका नाम कीर्ति है। ये बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी लड़की है माँ, अगर आप लोग कहें तो हम उनके घर पर बात आगे बढ़ाएं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम कल ही लड़की के घर चलेंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार तैयार होकर कीर्ति के घर पहुंचता है। कीर्ति सुंदर कपड़े पहनकर चाय लेकर आती है, वो सबको पसंद आती है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है और शादी पक्की हो जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और उनकी सगाई के दिन करीब आ जाते हैं। मंगनी का रस्म कीर्ति के घर पर रखा गया है, जहाँ बहुत से मेहमान आए थे। कीर्ति के पिता मोहन ने बहुत ही आलीशान और कई तरह के व्यंजनों का इंतजाम किया है, लेकिन लड़की वालों को खाना न खाता देखकर मोहन उनके पास आता है और, अरे समधी जी, क्या बात है, आप लोग खाना अच्छे से क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या खाने में कोई कमी रह गई है या नमक मसाला ठीक नहीं है? अरे नहीं मोहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बहुत ही उत्तम बना है, पर असल में हमें ज्यादा भूख नहीं है। मोहन के दूर जाते ही महेश अपने बेटों की तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाते हैं। पास ही खड़ी रश्मि और शिल्पा उनकी बातें सुन लेती हैं। ओफो, इतना सब तामझाम रखा है, पर जब तक सुबह सुबह या खाने में आलू के पराठे ना मिले तब तक तो खाना खाने में मजा ही नहीं आता है। मेरा तो पेट ही नहीं मान रहा इस पुलाव पूरी को। हाँ पिताजी, मेरा भी यही हाल है। हलवे पूरी से भला हमारा क्या पेट भरेगा? आलू का पराठा होता है तो अब तक हम 4 खा चुके होते, यहाँ तो निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा है। रश्मि और शिल्पा उनकी बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दोनों तुरंत कीर्ति की माँ के पास रसोई में जाकर, चाची जी, क्या हम आपका किचन यूज कर सकते हैं? हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम रसोई का इस्तेमाल कर सकते हो, पर इस समय तुम दोनों को रसोई में। चाची जी, असल में बात यह है कि हमारे घर के ये लोग आलू के पराठे के सिवा कहीं और का खाना अच्छे से नहीं खाते। वो लोग भूखे बैठे हैं, इसलिए हम उनके लिए जल्दी से कुछ पराठे बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अजीब बात है, पर कोई नहीं, रसोई में आलू उबले रखे और आटा भी है, तुम लोग बना लो। रश्मि और शिल्पा रसोई संभालती हैं। ये उबले हुए आलूओं को मैश करती हैं। रसोई में मिक्सी रखी है, पर वो हाथ से ही मसाले तैयार करती हैं। वहाँ पर नारियल और मूंगफली रखी हुई है। शिल्पा उस नारियल और फली को तवे पर भूनती है और फिर उसकी एक स्वादिष्ट चटनी तैयार करती है।
रश्मि आटे की लोई में आलू भरकर पराठे बेलती है और तवे पर करारे करारे पराठे सेकना शुरू करती है। चलो शिल्पा, पराठे बिल्कुल तैयार है। अब ये पराठे और नारियल पली की चटनी लेकर बाहर चलते हैं और इन भूखे राजा को परोसते हैं। दोनों बहुएं गरम पराठे और चटनी की प्लेट लेकर डाइनिंग एरिया में आती हैं और महेश, रमेश और सुरेश के सामने रखती हैं। पराठे देखते ही तीनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे वाह, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं असली खाना। बहुओं ने लाजवाब पराठे बना दिए। अब आएगा असली मजा। महेश और दोनों बेटे फटाफट पराठे खाना शुरू करते हैं और उनकी देखा देखी कीर्ति के परिवार वाले भी पराठे चखते हैं और सब लोग बहुओं के हाथ के स्वाद की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद मंगनी की रस्म खुशी खुशी पूरी हो जाती है। ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद मोहित और कीर्ति की शादी भी धूमधाम से संपन्न हो जाती है और कीर्ति विदा होकर दुल्हन के रूप में अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुबह कीर्ति अपनी सास से, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैंने सोचा है कि आज मैं आपके लिए मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी, दाल मखनी, रायता और पूरियां बना लेती हूँ। अरे बेटा कीर्ति, तू इतनी सारी चीजों के नाम क्यों ले रही है? पर मैं तो सुबह से इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि तू अपनी पहली रसोई में आलू के पराठे का नाम लेगी। आलू के पराठे? माँ जी, भला पहली रसोई में कोई नाश्ते में सिर्फ आलू का पराठा कैसे बना सकता है? हाँ बेटा कीर्ति, हमारे यहाँ सुबह शाम सिर्फ आलू के पराठे ही खाते हैं। इसके बिना किसी का गुजारा नहीं होता। तू ऐसा कर, रसोई में जा और बस आलू के पराठे और सिलबट्टे की चटनी बना लेना, सब बहुत खुश हो जाएंगे। कीर्ति हैरान होकर रसोई की तरफ बढ़ती है। कीर्ति को आता देखकर दोनों भाभियां मुस्कुराते हुए, आओ कीर्ति, हम रसोई में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि माँ जी तुम्हें पराठे बनाने को कहेगी, इसलिए हमने पहले से ही आलू उबालकर पराठों की पूरी तैयारी कर दी है। थैंक यू भाभीओ, आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं बस जल्दी से पराठे सेक देती हूँ। हाँ कीर्ति, आटा और आलू तो तैयार है, लेकिन पराठों के साथ खाने वाली तीखी चटनी तो बनानी पड़ेगी। वो देखो सिलबट्टा रखा है, वहाँ जाकर चटनी पीस लो। कीर्ति सिलबट्टे के पास बैठती है और टमाटर, लहसुन और ढेर सारी हरी मिर्च रखकर लोहे से उसे पीसना शुरू करती है। जैसे वो चटनी पीसना खत्म करती है, मिर्च के तीखेपन के कारण उसके दोनों हाथों में बहुत तेज जलन होने लगती है। वो अपने हाथ हवा में लहराते हुए अपने आप से, हे भगवान, आज के जमाने में ये सिलबट्टे की चटनी कौन खाता है? मुझे परेशान कर दिया है। फिर कीर्ति चूल्हे के पास जाती है और तवे पर पराठा सेकना शुरू करती है। तवे की गर्मी और हाथों की जलन से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोते रोते पराठा सेकती है और अपनी भाभियों की तरफ देखकर, भाभी ये क्या बात हुई? क्या इस घर में सब लोग ये आलू का पराठा रोज खाते हैं? इतनी भयानक गर्मी में रोज यही बनता है क्या? हाँ कीर्ति, हमारे ससुराल वाले रोज यही खाते हैं। हमें भी इस गर्मी में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम सालों से यही बनाते आ रहे हैं तो और ये खा रहे हैं। अब तो हमें इसकी आदत पड़ गई है। अब तुम भी कुछ दिन इस घर में रहोगी तो तुमको भी इसकी आदत पड़ जाएगी। हे भगवान, मुझे तो 100 सालों में भी इस भयानक गर्मी में रोज आलू का पराठा बनाने और सिलबट्टे पर चटनी पीसने की आदत कभी नहीं पड़ सकती। ये ससुराल है या पराठों की फैक्ट्री? कीर्ति जैसे तैसे पराठे सेकती है और हॉट केस में रखकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लाती है। महेश, माधवी और तीनों भाई खाने बैठते हैं। कीर्ति सबको पराठे और अपने हाथ की पिसी हुई चटनी परोसती है। महेश पराठे का पहला निवाला तोड़कर मुंह में रखते हैं। भाई वाह, छोटी बहू के हाथ में तो जादू है। ये बहुएं तो कब से हमारे लिए पराठे बनाते आ रही हैं, लेकिन हमारी ये छोटी बहू तो उनसे भी ज्यादा अच्छा और खस्ता पराठा बनाई है। हाँ पिताजी, छोटी बहू ने चटनी और पराठे का जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना, वो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो नाश्ते का मजा दोगुना हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से हमारे घर की छोटी बहू ही रोज सुबह शाम सबके लिए आलू का पराठा बनाएगी। ये सुनकर कीर्ति के होश उड़ जाते हैं। रात को कीर्ति अपने पति मोहित से, मोहित, आपके घर में ये क्या अजीब नियम है? आप लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ आलू का पराठा ही क्यों खाते हो? हाँ कीर्ति, बचपन से ही हमारे पिताजी पहले एक किसान थे और हमारे अपने खेतों से ढेर सारे आलू वगैरह आया करते थे, तो हम बचपन से ही रोज वही खाते आ रहे हैं। अब हमें इसी की आदत है। लेकिन मोहित, मौसम तो देखो, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। रोज रोज इतना भारी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। कभी सोचा है आपने? नहीं कीर्ति, हमें कुछ और अलग खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे पूरे परिवार को इस बस पराठे में ही तृप्ति मिलती है। अगले दिन सुबह कीर्ति, रश्मि और शिल्पा तीनों रसोई में नाश्ते के बर्तनों को समेट रही हैं। तभी महेश, रमेश, सुरेश और मोहित तीनों भाई तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए हॉल में इकट्ठा होते हैं। कीर्ति बाहर आकर उन तीनों भाइयों को ध्यान से देखते हुए अपनी जिठानियों से बोलती है, भाभीओ देखो तो सही, रोज रोज सुबह शाम इतने भारी आलू के पराठे खाने की वजह से इन तीनों भाइयों का पेट कितना बाहर आ रहा है। इनकी सेहत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हाँ कीर्ति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था। डॉक्टर कह रहे थे कि पिताजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हाँ, और आजकल माँ जी का बीपी भी बहुत हाई हो रहा है। डॉक्टर ने उन्हें भी सादा भोजन करने की सलाह दी है। अब कीर्ति सबको समझाते हुए, मेरी बात सुनिए, आप सबको ये हेल्थ से जुड़ी परेशानी सिर्फ और सिर्फ रोज रोज आलू के पराठे खाने की वजह से हो रही है। इतनी कड़कड़ाती गर्मी में इतना भारी और ऑयली भोजन करना सेहत के लिए जहर समान है। अरे बहू, तुम तो बिना बात के ही इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही हो। हमें सालों से ये खाने की आदत है, हमारी सेहत को कुछ नहीं होगा। महेश की बात सुनकर कीर्ति चुप हो जाती है, लेकिन वो मनी मन ठान लेती है कि इस परिवार की इस आदत को बदलना ही होगा।
अगले दिन सुबह कीर्ति रसोई में जाती है और अपनी जेठानियों से बात करते हुए। आज मैं रसोई में कुछ और चीजें बनाऊंगी। मैं आज आलू का पराठा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। विचार तो तुम्हारा अच्छा है कीर्ति, पर हमें डर है कि ये लोग इस सादे खाने को देखकर गुस्सा करेंगे। तीनों बहुएं मिलकर बहुत मेहनत से मिक्स वेज रोटी, दाल, तड़का और चावल डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। तभी महेश और तीनों भाई खाने के लिए बैठते हैं, पर टेबल पर सादा खाना देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या तमाशा है? सुबह सुबह ये घास फूस जैसी रोटी और दाल चावल हमारे सामने क्यों रखा गया है? हमको तो सिर्फ आलू के पराठे ही खाना है। हाँ कीर्ति, हमको वो आलू के पराठे खाए बिना सुबह का मजा ही नहीं आता है, वही बना कर ले आओ। तीनों बहुएं फिर से रसोई में जाती हैं। तब रश्मि, अरे देवरानी जी, हमने पहले ही समझाया था ना कि इस घर के लोग सिर्फ और सिर्फ आलू के पराठे ही खाते हैं। कीर्ति फिर से काम शुरू करती है। वो आलू छीलती है, मसाला गूंथती है और इस बार वो सिलबट्टे पर सूखी मिर्च और जीरे की तीखी चटनी पीसना शुरू करती है। रश्मि और शिल्पा भी उसकी मदद के लिए आगे आती हैं और सब मिलकर फिर से आलू के पराठे तैयार करके सभी को खिलाती हैं। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन शाम को घर के फोन पर मोहित की बुआ जी का कॉल आता है। अरे माधवी बहन, राम राम। अगले हफ्ते मेरे पोते का जन्मदिन है और हमने घर पर एक बहुत बड़ा बर्थडे प्रोग्राम रखा है। तुम सब पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ घर पर आ जाना। राम राम जी, हम सब जरूर आएंगे। बातें करने के बाद माधवी फोन रख देती है और सभी को सारी बातें बताती है। ये सुनकर महेश, अरे बहुओं देखो, रास्ता बहुत लंबा है और ट्रेन का खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम ऐसा करो कि जाने से पहले हमारे लिए ढेर सारे आलू के पराठे बना बना के डिब्बों में पैक करके रख लो, क्योंकि हम पराठे के बिना रास्ते में कुछ नहीं खाएंगे। जी ससुर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम रास्ते के लिए बहुत सारे करारे पराठे पैक कर लेंगे। अगले दिन पूरा परिवार ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। दोपहर होते ही रमेश और सुरेश भूख के मारे डिब्बे खोलते हैं और पूरा परिवार खुश होकर पराठे खाता है। और शाम तक वो सब बुआ जी के घर पहुंच जाते हैं। बुआ जी और फूफा जी उनका दरवाजे पर बहुत आदर सत्कार करते हैं। बुआ की बहू भी आकर सबके पैर छूती है। सब लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी बुआ जी अपनी बहू के साथ रसोई की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी माधवी, अरे दीदी जी, आप रसोई में जाकर परेशान मत होइए। बहू तुम जाओ और मालती की मदद करो। हाँ बुआ जी, आप आराम से हॉल में बैठो। आज की रसोई हम तीनों बहुएं संभाल लेंगी। बुआ की बहू भी उनके साथ रसोई में आती है। तीनों बहुएं मिलकर रसोई संभालती हैं और बुआ की बहू के साथ मदद करा के बहुत सारे आलू के पराठे बनवाना शुरू करती हैं। बाकी तरह का भोजन भी बनता है, लेकिन उनके घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सिर्फ आलू का पराठा ही अपनी प्लेट में रख लेते हैं और उसे खा के बहुत खुश होते हैं, जिसे देखकर कीर्ति मन ही मन, भगवान, हम घर पर रहे या कहीं बाहर रिश्तेदारों में जाए, हमको तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आलू का पराठा बनाने में ही लगा दिया जाता है। खाना खाकर सब लोग आराम करते हैं। शाम को बुआ जी सभी से, घर के पास में ही एक बहुत बड़ा और सुंदर पार्क है, वहाँ चलते हैं। पूरा परिवार बुआ जी के साथ पास के पार्क में घूमने जाता है। पार्क में हरी भरी घास है और ठंडी हवा चल रही है। सब लोग टहल रहे हैं। तभी कीर्ति अपने हाथ सहलाते हुए शिल्पा के पास आकर बैठ जाती है और, भाभी, मेरे दोनों हाथ मिर्च पीसने और पराठे सेकने की वजह से बहुत ज्यादा जलन कर रहे हैं। तभी पार्क के कोने में उन्हें एक बर्फ के गोले वाला अपनी रेहड़ी लगाई दिखाई देता है। कीर्ति के दिमाग में एक विचार आता है और वो दौड़कर उस बर्फ वाले के पास जाती है। वो 2 बर्फ के गोले खरीदती है। वो एक गोला खाने लगती है और दूसरे बर्फ के गोले को अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर अच्छी तरह रगड़ने और लगाने लगती है, ताकि उसकी जलन शांत हो सके। ये देखकर बुआ की बहू जोर से हंसते हुए, अरे कीर्ति, ये तुम क्या कर रही हो? कोई भला बर्फ का गोला अपने हाथों में लगाता है क्या? क्या करूँ दीदी, सुबह शाम इन तीखी मिर्चियों की चटनियाँ और इतने सारे पराठे बना बना के मेरे दोनों हाथ पूरी तरह से जलन कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे घर में सचमुच रोज दोनों समय सिर्फ आलू के पराठे ही बनते हैं? तुम लोग अपने पति और ससुर को समझाते क्यों नहीं? अरे दीदी, वो हमारी बात समझते ही नहीं है। वो लोग अपनी जिद के इतने पक्के हैं कि कितना भी समझाओ उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अगले दिन सब विदा लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन शाम को छोटा बेटा मोहित ऑफिस से बहुत खुश होकर घर लौटता है और सबके सामने एक लिफाफा लहराते हुए, माँ, पिताजी, मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ 4 दिनों के लिए शिमला ट्रिप पर जा सकता हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब शिमला घूमने चलेंगे। माधवी अपनी बहुओं को लेकर बाजार जाती है और शिमला की पैकिंग के लिए कपड़े वगैरह खरीदने का काम पूरा करती है। तभी बाजार में माधवी की नजर एक दुकान पर रखे छोटे से पत्थर के सिलबट्टे पर पड़ती है। वो तुरंत दुकानदार के पास जाकर, भैया, ये छोटा सा सिलबट्टा मुझे दे दो और साथ में कुछ जीरे, सूखी मिर्च और मसालों के छोटे छोटे डिब्बे पैक कर दो। मैं इसे अपने साथ शिमला लेकर जाऊंगी। माँ जी, आप ये सब यहाँ बाजार से क्यों खरीद रही हो? अरे बहू, तुम नहीं समझोगी। माधवी बात को टाल देती है। अगले दिन पूरा परिवार ट्रेन से शिमला पहुंचता है। सभी लोग बर्फीले पहाड़, सुंदर वादियों और चारों तरफ ठंडी हवाओं से खूब घूमते हैं, रील बनाते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। शाम को सब लोग होटल के कमरे में डिनर के लिए बैठते हैं, पर उनका मन नहीं लगता और वो बेमन से थोड़ा बहुत खा के अपनी कुर्सियों से उठ जाते हैं।
ओफो, इस विदेशी खाने में भला क्या स्वाद है। इस ठंडी वादियों में अगर गर्मा गर्म आलू के पराठे और सिलबट्टे की तीखी चटनी मिल जाती तो इस शिमला ट्रिप का मजा ही आ जाता। हाँ पिताजी, यहाँ पहाड़ों पर भला कैसे आलू के पराठे मिलेंगे? यहाँ तो सब सूप और उबली सब्जियां ही बेचते हैं। तुम लोग अपना मन छोटा क्यों करते हो? तुम्हारी माँ बहुत समझदार है। मैं अपने साथ वो छोटा सिलबट्टा, सूखी मिर्ची, जीरा, धनिया और पराठे के लिए आटा सब कुछ अपने साथ लेकर आई हूँ। बस तुम तीनों बहुए जाओ और कहीं से थोड़े आलू और चटनी का सामान तुम लोग कहीं से इकट्ठा कर लो, तो हमारे आलू के पराठों का इंतजाम बन सकता है। माँ जी, ये कौन सी बात हुई? हम इतनी दूर पहाड़ों पर घूमने आए हैं और यहाँ भी आप हमसे आलू और चटनी मंगवाकर पराठे बनवाना चाहती हैं? अरे छोटे बहू, क्या तुम अपने इस परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? तीनों बहुएं लाचार होकर होटल से बाहर आती हैं और शिमला के बाजार से वो एक सब्जी वाले से धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची वगैरह खरीद कर ले जाती हैं। फिर वो होटल के मैनेजर से परमिशन लेती हैं और होटल की खुली छत पर जाती हैं। वो वहाँ से किराए पर एक गैस चूल्हा और तवा लेती हैं और एक कोने में चूल्हा जलाकर कड़कड़ाती ठंड में आलू का पराठा बनाना शुरू करती हैं। पराठे तैयार करके वो महेश और तीनों भाइयों को परोसती हैं। सभी पहाड़ियों के बीच बैठकर गर्मा गर्म आलू का पराठा खाते हैं। ये देखकर कीर्ति मन ही मन, इन लोगों ने तो हमारी जिंदगी को ही पूरी तरह से आलू का पराठा बना दिया है। हम चाहे घर पर रहे या पहाड़ों पर, इन्हें हमारी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। खाना खाने के बाद कीर्ति एक बार फिर सभी ससुराल वालों को समझाते हुए, आप लोग रोज रोज इतनी भारी मात्रा में पराठे खाते हो, ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस गर्मी और पहाड़ों में भी ये सब खाना ठीक नहीं है। अरे कीर्ति, तुम तो हमेशा डॉक्टर्स जैसी बातें लेकर बैठ जाती हो, हमें कुछ नहीं होने वाला है। मोहित की बात सुनकर कीर्ति समझ जाती है कि ये लोग सीधे रास्ते से नहीं मानेंगे। शिमला ट्रिप कंप्लीट करके वो लोग घर आ जाते हैं। एक दिन कीर्ति की सहेली नित्या उसे फोन करती है और बातों ही बातों में उसे बताती है, यार कीर्ति, इस हफ्ते तेरे ससुराल के पास एक बहुत बड़ा हेल्थ चेकअप लगा हुआ है, जहाँ मुफ्त में सभी शारीरिक टेस्ट किए जा रहे हैं। कीर्ति ये बात शाम को अपने ससुराल वालों को बताते हुए, माँ जी, ससुर जी, मुझे पता चला है कि हमारे घर के पास बहुत ही नया और आलीशान रेस्टोरेंट खुला है, जहाँ के आलू के पराठे पूरे देश में मशहूर है। क्यों ना आज हम वहीं पराठे खाने चले? अरे सचमुच? तब तो हमें वहां तुरंत जाना चाहिए। चलो चलो, आज का नाश्ता उसी नए रेस्टोरेंट में होगा। पूरा परिवार कीर्ति के पीछे पीछे चलने लगता है। कीर्ति उन्हें चालाकी से उस हेल्थ चेकअप कैंप वाली बिल्डिंग के सामने ले आती है, जहाँ फ्री हेल्थ चेकअप का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड देखकर महेश और रमेश पीछे हटते हुए, अरे बहू, ये तो कोई अस्पताल या कैंप लग रहा है। हमें यहाँ नहीं जाना, हमें तो रेस्टोरेंट जाना है। ससुर जी, दरअसल उस फेमस रेस्टोरेंट का रास्ता इसी कैंप के अंदर से होकर जाता है। जो लोग यहाँ अपना फ्री ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उन्हें ही आके रेस्टोरेंट में जाने के लिए स्पेशल डिस्काउंट टिकट मिलेगा। बस 2 मिनट की बात है, सब लोग अपना टेस्ट करवा लीजिए। आलू के पराठे के लालच में महेश, रमेश और सुरेश और मोहित और माधवी अपना ब्लड टेस्ट और बीपी चेकअप करवा लेते हैं। इसके बाद कीर्ति उन्हें पास के रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां सब बैठकर आलू के पराठे खाते हैं। नाश्ता खत्म करके सब घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह उस हेल्थ कैंप में सबकी रिपोर्ट आ जाती है। कीर्ति रिपोर्ट के कागजात लेकर हॉल में आती है और, ससुर जी, रमेश भैया, मोहित, जरा अपनी इन रिपोर्टों को देखिए ध्यान से। पिताजी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। रमेश भैया, आपका बीपी बहुत हाई है। और मोहित, तुम्हारा वजन और फैट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब रोज इसी आलू के पराठे खाने की वजह से हुआ है। अब तो आपको इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अरे बहू, छोड़ो भी, ऐसी रिपोर्ट में तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आता ही रहता है। इन डॉक्टर्स का काम ही डराना है। तुम इन कागजों को फेंको और जाकर हमारे लिए रात के पराठों की तैयारी करो। कीर्ति देखती है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद भी कोई अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन और भी बीत जाते हैं और एक दिन कीर्ति अपने परिवार वालों से, ससुर जी, हम रसोई में आलू के पराठे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी मर्जी है। आज रात को हमें खाने में मक्की की रोटी, सरसों का साग और भुट्टा खाने का बहुत मन है। आप हमारे लिए बाजार से ये तीनों चीजें मंगवा दीजिए, तभी हम पराठे बनाएंगे। अरे बहू, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? इस कड़कड़ाती गर्मियों के मौसम में भला कहीं मक्के की रोटी, सरसों का साग और भुट्टा थोड़े ना मिलेगा। ये तो सर्दियों के सीजन की चीजें हैं। क्यों नहीं मिलेगा ससुर जी? जब हम आपके प्यार के लिए इस भयानक गर्मी में कड़कड़ाते पहाड़ों पर, शिमला की वादियों में कहीं से भी पुदीना धनिया ढूंढ कर लाए और पहाड़ियों में हमने वो आलू के पराठे बनाए। अगर आप भी हमसे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो आपको हमारे लिए ये सामान कहीं से भी ढूंढ कर लाना पड़ेगा। हाँ बेटो, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये इन बहुओं के प्यार का इम्तिहान है, तो उस प्यार का जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। तुम तीनों भाई जाओ और बाजार से ये सारा सामान ढूंढ कर ले आओ। रमेश, सुरेश और मोहित तीनों भाई हाथ में थैला लेकर इस भीषण गर्मी में बाजार की तरफ निकलते हैं। वो चिलचिलाती धूप में एक दुकान से दूसरी दुकान भटकते हैं, लेकिन किसी भी दुकान पर सरसों का साग या भुट्टा नहीं मिलता। वो पसीने से लथपथ होकर घर वापस आ जाते हैं और, कीर्ति, रश्मि भाभी, हम पूरे बाजार में ढूंढ आए पर वो सामान कहीं नहीं मिल रहा है। वो तो सर्दियों के सीजन की चीज है, वो इस गर्मी में अभी नहीं मिलती है। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, हमको तो बस वही चाहिए। और जब तक वो सामान नहीं मिलेगा तब तक हम तीनों बहुएं खाना नहीं खाएंगी और ना ही रसोई में चूल्हा जलाएंगी।
अरे बहू, ये तुम कैसी अजीब और बेतुकी जिद करके लेकर बैठ गई हो। जो चीज मौसम में है ही नहीं, उसे हम कहाँ से लाएं? ससुर जी, ये बिल्कुल वैसी ही जिद है जैसी आप लोगों की जिद है। आपको इस भीषण गर्मी में हर दिन सुबह शाम सिर्फ आलू का पराठा ही खाना होता है। क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा है कि इस तपती हुई रसोई में खड़े होकर पराठे बनाने में हमें कितना परेशानी झेलनी पड़ती है? हमारे हाथ मिर्च पीसने से लाल हो जाते हैं और हमको गर्मियों में कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप जिद करते हैं। तो आज आप हमारी ये जिद भी पूरी कीजिए। कीर्ति अपनी बात खत्म करके रश्मि और शिल्पा का हाथ पकड़ती है और तीनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। तब महेश सभी से, माधवी, आज बहुओं की बातें सुनकर मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई हैं। बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने अपनी जीभ के स्वाद के आगे कभी उनकी परेशानी और उनके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। इस भयंकर गर्मी में रोज पराठे बनाना आसान काम नहीं है। हमें उनकी परेशानी को समझना चाहिए और आज के बाद हम अपनी ये जिद छोड़ देंगे। हाँ पिताजी, मुझे भी अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। आज के बाद हम रोज पराठे की डिमांड नहीं करेंगे। हम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पराठे खाएंगे, बाकी दिन सादा खाना खाएंगे। चलो भाई, आज अपनी पत्नियों को बनाने के लिए हम तीनों भाई और पिताजी पहली बार इस तपती हुई गर्मी में खुद किचन में जाएंगे और अपनी बहुओं के लिए अपने हाथों से दाल और चावल बनाएंगे ताकि उन्हें हमारे पछतावे का एहसास हो सके। महेश और तीनों भाई रसोई के अंदर जाते हैं और रसोई की भीषण गर्मी में वो जैसे तैसे दाल और चावल बनाकर तैयार करते हैं और बर्तनों को टेबल पर लगाते हैं। फिर महेश अपनी बहू को आवाज देते हुए, अरे बहुओं, जरा बाहर आओ। देखो, आज हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये सादा दाल और चावल बनाया है। आज हमें अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया है कि हम तुम्हारे साथ कितना अन्याय कर रहे थे। हमें माफ कर दो और आकर ये खाना खा लो। तीनों बहुएं मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारी बात को समझ गए। अब हमें रोज गर्मी में इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, और आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और हमें अलग अलग तरह का खाना खाने को भी मिलेगा। पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सब लोग मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए दाल चावल खाते हैं और अब उनके यहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पराठा बनता था और बाकी दिन सब सादा और पौष्टिक भोजन खाते थे, जिससे सबकी सेहत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है।